मानसिक रोग क्या होते हैं, मानसिक रोगों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है और वो कौन से प्रमुख फीचर्स है जो मेंटल इलनेस में होते हैं। इसके साथ साथ मानसिक रोगों के कॉमन साइंस और सिम्टम क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया वो अभी नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आइए आज कुछ नए सीखने का प्रयास करते हैं। मेंटल इलनेस इज माल एडजस्टमेंट इन लिविंग, इट प्रोड्यूसेज ए डिसहार्मनी इन द पर्सन्स एबिलिटी टू मीट ह्यूमन नीड्स कंफर्टेबली और इफेक्टिवली एंड फंक्शन विद ए कल्चर। मेंटल इलनेस एक प्रकार का कुसमायोजन है जो पेशेंट की लाइफ में आता है। मेंटल इलनेस के कारण जो पेशेंट की जो एबिलिटी होती है उसमें डिसहार्मनी आ जाती है, जिसके कारण से पेशेंट अपनी बेसिक ह्यूमन नीड को कंफर्टेबली और इफेक्टिवली पूरा नहीं कर पाता। इसके साथ साथ उसके जो बेसिक जो कार्य है उनको भी पूरा नहीं कर पाता। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में वह रहता है उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक लाइफ स्टाइल है उसकी वह डिस्टर्ब हो जाती है। मेंटल इलनेस पर्सन में एग्जिबिट्स, इस प्रकार मेंटल इल पर्सन क्या क्या शो कर सकता है। नंबर 1, ए पर्सनस बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू सेल्फ एंड फॉर अदर्स। मानसिक रोगी का जो बिहेवियर है वो डिस्ट्रेसफुल हो जाता है, जिसके कारण से पेशेंट पेनफुल या कष्टदायक जीवन जीने लगता है और उसकी लाइफ खुद के लिए और दूसरों के लिए कष्टपूर्ण हो जाती है। नंबर 2, द पर्सनस बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन हिज डे टू डे एक्टिविटीज, जॉब एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मानसिक विकार के कारण पेशेंट का जो बिहेवियर में जो अबनॉर्मलिटी आती है उसके कारण से पेशेंट की दैनिक दिनचर्या की जो एक्टिविटीज़ है उनको भी ढंग से वह नहीं कर पाता। इसके साथ साथ उसका जो जॉब है, उसकी जो ड्यूटी है, उसकी जो सर्विस है उसको प्रॉपरली नहीं कर पाता और पेशेंट का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ढंग से वह मेंटेन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट इज मेंटल इलनेस? मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आर अंडरस्टूड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट conditions characterized by alteration in thinking, mood or behavior associated with personal distress or impaired functioning। WHO के अकॉर्डिंग मेंटल डिसऑर्डर क्या है? एक प्रकार के बिहेवियर डिसऑर्डर्स है जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब मेडिकली वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए किसी न किसी प्रकार का इंटरवेंशन हमें ज़रूरी होता है। जिसमें प्रमुख विशेषता क्या होती है? अल्ट्रेशन इन थिंकिंग, पेशेंट की थिंकिंग बदल जाती है, उसका जो मूड है, इमोशनल रिएक्शन, भावनात्मक प्रतिक्रिया देने का जो तरीका है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसका जो व्यवहार है वो भी परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण से पेशेंट डिस्ट्रेस में आ जाता है, कष्टपूर्ण स्थिति में आ जाता है और उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है, फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो इम्पेयर हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। मेंटल इलनेसेज आर हेल्थ कंडीशंस इन्वॉल्विंग चेंजेज इन इमोशन, थिंकिंग और बिहेवियर। Mental illnesses are associated with distress and problems functioning in social work और family activities। वही पुरानी डेफिनेशन जैसे बेसिक वही चीज़ है कि मेंटल इलनेस के कारण से पेशेंट की इमोशनल रिएक्शंस, थिंकिंग और बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसके कारण से पेशेंट एक डिस्ट्रेस या कष्टपूर्ण स्थिति में आ जाता है और जो रोगी होता है उसकी जो सोशल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और फैमिली के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक्टिविटीज़ है वो ढंग से निभा नहीं सकता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेसेज, मानसिक रोगों की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, चेंजेज इन थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग एंड जजमेंट रिजल्टिंग इन चेंजेज इन टॉक एंड बिहेवियर विच अपीयर टू बी डेविएंट फ्रॉम प्रीवियस पर्सनालिटी और फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी। मानसिक रोगों की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि एक मानसिक रोगी की थिंकिंग, विचार की क्षमता, मेमोरी, उसकी याददाश्त, परसेप्शन, उसका अवबोधन, फीलिंग और उसका निर्णय लेने की क्षमता है वो बदल जाती है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण से पेशेंट जो बेसिक जो कन्वर्सेशन है वो बिहेवियर है उनको भी ढंग से प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाता। इस प्रकार उसकी जो बेसिक जो पर्सनालिटी होती है, कम्युनिटी के जो नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं कर पाता। दूसरी प्रमुख विशेषता देखते हैं। दीज चेंजेज इन बिहेवियर कॉज डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल और अदर्स और बोथ। एक मानसिक रोगी के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के कारण वह व्यक्ति कष्टपूर्ण जीवन जीने लगता है और उसका जो सफ़र है, उसकी जो पीड़ा वो बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ मानसिक रोगी स्वयं के लिए भी पीड़ादायी हो जाता है और अन्य जानकार लोगों के लिए, फैमिली और परिवार के लोगों के लिए, पड़ोसियों के लिए भी हार्मफुल या सफरिंग कंडीशन में रहता है। तीसरी विशेषता, चेंजेज एंड द कंसिक्वेंट डिस्ट्रेस कॉज
डिस्टर्बेंस इन डे टू डे एक्टिविटीज, वर्क एंड रिलेशनशिप विथ इंपॉर्टेंट अदर्स, जैसे कि सोशल वोकेशनल डिसफंक्शन। मानसिक रोगी की तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि व्यक्ति होता है जो मानसिक रोगी होता है, उसके डे टू डे एक्टिविटी, दैनिक दिनचर्या के जो काम उनको ढंग से नहीं कर पाता, उसका जो वर्क है, जो भी उसकी जॉब है, उसको प्रॉपरली ढंग से उसमें कोई काम वो है नहीं कर पाता है, और उसकी जो रिलेशनशिप है अपने परिवार में, समाज में, अपने वर्किंग एरिया में, उन सब में वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मेंटल इलनेस। द मेंटली इल क्लाइंट में हैव प्रॉब्लम इन द आस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, दीज आर फॉलोइंग। एक मानसिक रोगी के जीवन की जो प्रमुख एस्पेक्ट होते हैं उनमें सभी एस्पेक्ट में मेंटल इलनेस एडवर्सली अफेक्ट करती है, बुरा प्रभाव डालती है। तो ये 4 प्रमुख एस्पेक्ट अपन देखेंगे इसके अंतर्गत। नंबर 1, डिस्टर्बेंसेज इन बॉडी फंक्शंस। मानसिक रोगी की जो बॉडी, शरीर के जो बेसिक फिजियोलॉजी के कार्य हैं वो बदल जाते हैं। डिस्टर्बेंसेज इन मेंटल फंक्शन, मानसिक एक्टिविटीज चेंज हो जाती है। नंबर 3, चेंजेज इन इंडिविजुअल एंड सोशल एक्टिविटीज, उसके व्यक्तिगत काम और उसकी सोसाइटी से जो एक्टिविटी होती है वह भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा सोमेटिक कंप्लेंट्स, इसके साथ हमारे शरीर से कई प्रकार के इसके कंप्लेंट्स आने लगती है। नंबर 1, डिस्टर्बेंस इन बॉडीली फंक्शंस। अब बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, बेसिक फिजियोलॉजी, उनमें क्या क्या परिवर्तन आता है एक एक करके अपन देखते हैं। नंबर 1, स्लीप। डिस्टर्ब स्लीप थ्रू आउट द नाइट और नो स्लीप एट ऑल, और डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep or waking up in the middle of night and failing to fall asleep again. In addition, the individual may experience lethargy and lack of freshness in the morning. स्लीप में कई प्रकार की abnormalities पेशेंट में आती है, जैसे कि थ्रू आउट पूरे रात भर रोगी को नींद नहीं आती है। इसके साथ साथ पेशेंट को नींद आने में समस्या होती है, जल्दी से नींद नहीं आती है, या रात को आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है, फिर वापस नींद ही नहीं आती है। तो इन सभी कारणों से पेशेंट जब सुबह होती है तो नींद पूरी नहीं होने के कारण से लिथार्जिक, थका हुआ महसूस करता है और फ्रेशनेस उसमें नहीं रहती है। दूसरा, एपिटाइट एंड फूड इनटेक। इंक्रीज एपिटाइट और डिक्रीज एपिटाइट, वेट लॉस और वेट गेन, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो पेशेंट की जो भूख है और भोजन लेने की जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार चेंज होती है। कुछ मानसिक रोगों में भूख बढ़ जाती है, कुछ मानसिक रोगों में भूख घट जाती है। जैसे डिप्रेशन के रोगियों में भूख नहीं लगती, पेशेंट टेंशन में रहता है, जबकि मैनिया के पेशेंट दिन भर व्यक्ति एक्टिव रहता है, भाग दौड़ करता रहता है, इसलिए वो ज़्यादा भूख लगने लगती है। वेट लॉस और वेट गेन, किसी में भार बढ़ जाता है, किसी में भार कम हो जाता है। नोशिया और वोमिट, इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, बॉडीली फंक्शन देखते हैं। बोवेल एंड ब्लैडर मूवमेंट, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज मैक्चुरेशन, बेड वेटिंग। बोवेल और ब्लैडर पैटर्न के अंतर्गत पेशेंट में डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, और उसका जो यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी है मैक्चुरेशन की वो बढ़ जाती है, और पेशेंट कभी कभी बेड में ही पेशाब कर देता है, यूरिनेट कर देता है, जिसके कारण से बेड वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल डिजायर एंड एक्टिविटी। डिक्रीज इंटरेस्ट इन सेक्स, प्रीमेच्योर इजाकुलेशन, इंपॉर्टेंस और लैक ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। इन सम कंडीशन देयर कैन बी एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर और लैक ऑफ सोशल इनहिबिशंस। तो इस प्रकार जो मेंटली इल पेशेंट होता है उसकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो एडवर्सली या उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा बॉडी फंक्शन देखते हैं, डिस्टर्बेंस इन मेंटल फंक्शन। तो बॉडी फंक्शन नंबर 1 था, नंबर दूसरा आ गया है डिस्टर्बेंस इन मेंटल फंक्शन। तो मेंटल फंक्शन के अंदर जो पहला एस्पेक्ट है वह है बिहेवियर। द पेशेंट में एग्जिबिट ओवर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, में बी अब्यूजिव टू अदर्स फॉर ट्राइवियल और नो रीजंस एट ऑल। मानसिक रोगी का जो बिहेवियर होता है उसमें पेशेंट जो प्रमुख समस्या फेस करता है वो होती है एक्टिविटीज़। पेशेंट की एक्टिविटी डिस हो जाती है। रेस्टलेसनेस, पेशेंट में बेचैनी का भाव आने लगता है। इरिटेबिलिटी, पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है। में भी अब्यूज, दूसरों को गालियाँ देने लग सकता है। फॉर ट्राइवियल और नो रीज़न एट ऑल, छोटी सी मामूली सी बात पर या बिना कारण किसी को वो गालियाँ देने लगता है। और द पेशेंट में बिकम डल, विड्रॉन एंड नॉट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल और इंटरनल क्यूज। इसके साथ साथ पेशेंट में क्या होने लगता है, पेशेंट डल हो सकता है, बिल्कुल आलसी बन जाता है। विड्रॉन, दूसरों से कटा हुआ महसूस रखता है, दूसरों के साथ आईपीआर मेंटेन नहीं कर पाता, और उसकी जो इंटरनल जो अटेंशन है उनको वो फोकस उन पे नहीं कर सकता। एट टाइम्स द पेशेंट में बिहेव इन ए बिज़ार वे विच द फैमिली मेम्बर्स में फाइंड इरिटेटिंग। इसके अलावा पेशेंट विचित्र हरकतें करने लगता है जिसके कारण से परिवार वाले चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं। समटाइम्स द पेशेंट्स बिहेवियर कैन बी डेंजरस टू सेल्फ और अदर्स। कभी भी पेशेंट उग्र हो जाता है, हिंसक हो जाता है, जो खुद के लिए और दूसरों के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल फंक्शन में स्पीच। पेशेंट टॉक्स एक्सेसिवली एंड अननेसेसरीली और टॉक्स वेरी लिटिल और स्टे म्यूट।
कभी कभी मेंटली इल पेशेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलने लगता है, जैसे मेनिया में होता है, अननेसेसरली बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है, या डिप्रेशन के रोगी म्यूट रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं, कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। द टॉक बिकम्स इरिलेवेंट एंड अनअंडरस्टैंडेबल या इनकोहेरेंट। कभी कभी पेशेंट बेतुकी बातें करता है जिनको सार सिद्धांत नहीं होता है, और कभी कभी पेशेंट की तरफ बोली गई बातें इनकोहेरेंट होती है, समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट मेंटल फंक्शन देखते हैं थॉट। पेशेंट एक्सप्रेसेस पेक्यूलियर एंड रॉन्ग बिलीव्स विच अदर्स डोंट शेयर। कभी कभी पेशेंट का जो बिलीफ होता है वो फाल्स रहता है, गलत रहता है, जो दूसरों के समझ में नहीं आ सकता, जिससे डेल्यूजन पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इमोशंस। पेशेंट में शो एक्सेसिव इमोशंस लाइक एक्सेसिव हैप्पीनेस, एंगर, फियर और सैडनेस। पेशेंट इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से कभी बहुत ज़्यादा अनावश्यक खुश रहने लगता है, कभी भी अनावश्यक गुस्सा करता है, कभी बहुत ज़्यादा डरने लगता है, कभी निराश हो जाता है। समटाइम्स इमोशंस कैन बी इनएप्रोप्रिएट टू सिचुएशंस। कभी कभी पेशेंट की इमोशनल रिएक्शन अनुचित होती है। पेशेंट में के परिवार में या पेशेंट की लाइफ में कोई खुशी का कारण नहीं, फिर भी पेशेंट अनावश्यक खुश रहता है, दुख का कोई कारण नहीं, फिर भी पेशेंट सैड रहने लगता है। ही में लाफ टू सेल्फ और वीप विदाउट एनी रीजन। वह खुद की तरफ या खुद ही खुश हो जाता है और हंसता रहता है बिना कारण से, या बिना कारण से रोने लगता है। इस प्रकार ये इमोशंस में डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है परसेप्शन। द पेशेंट में परसीव विदाउट एनी स्टिमुलस, देयर कैन बी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन पेशेंट का मिस इंटरप्रेट होने लगता है, फाल्स परसेप्शन या झूठा अवबोधन से होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मेंटली इल पर्सन कैन सी थिंग्स और हियर साउंड्स और फील ऑब्जेक्ट विच डो नॉट एग्जिस्ट और विच अदर्स डोंट सी। कभी कभी पेशेंट ऐसी चीज़ों को भी अनुभव करने लगता है, उसकी ज्ञानेंद्रिय उसको समझने लगती है, जो ऐसी आवाज़ें जो बाहर है नहीं उसको सुनाई दे रही है, कोई चीज़ बाहर वस्तु है ही नहीं उसको दिखाई दे रही है, अर्थात जो दूसरों को चीज़ें नहीं दिख रही वह इस पेशेंट को दिख रही है। इसका मतलब ये जो परसेप्शन का डिसऑर्डर है इसे कहते हैं हेलुजिनेशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस या कोई चीज़ उपस्थित नहीं है, फिर भी किसी को दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, इसे हेलुजिनेशन कहते हैं। ए पेशेंट हु इज हेलुजिनेटिंग इज सीन टॉकिंग टू सेल्फ, लाफिंग और वीपिंग टू सेल्फ। ऐसा पेशेंट जिसमें हेलुजिनेशन आ रहा होता है, फील कर रहा होता है, वो खुद से बातें करने लगता है, हंसने लगता है, या दूसरों को देख के रोने लगता है। वांडरिंग इन द स्ट्रीट्स एंड बिहेविंग इन अ मैनर विच अदर्स में फाइंड अबनॉर्मल। इसके अलावा पेशेंट में वांडरिंग कारण वो गलियों में, बाजारों में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे दिन भर घूमता रहता है, जो साफ साफ अबनॉर्मल दिखाई देता है। नेक्स्ट है अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। पेशेंट में हैव डिक्रीज अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। ही में गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली और हैव सेलेक्टिव इन अटेंशन। पेशेंट में अटेंशन और कंसंट्रेशन की जो कैपेसिटी वो बहुत कम हो जाती है, और पेशेंट का जो ध्यान आसानी से डिस्ट्रैक्ट है, किसी चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाता, या सेलेक्टिव इन अटेंशन। कभी कभी किसी चीज़ों से जिससे उनको डर लगता है, जिससे उसके लिए जो चीज़ें अनकंफर्टेबल होती है, जो उसको एंजाइटी क्रिएट करती है, उनके प्रति वो इन अटेंटिव होता है, उनके प्रति कोई रेस्पॉन्स वो नहीं देता है। नेक्स्ट है मेमोरी। पेशेंट में लॉस मेमोरी एंड स्टार्ट फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स। मेंटल इलनेस के कारण पेशेंट अपनी याददाश्त खो देता है और महत्वपूर्ण उसके लाइफ के जो मैटर्स है उनको, परिवार वालों को, घर के सदस्यों को, पड़ोसियों को, सबको भूल जाता है, और वो अपने घर से कहीं और भटक जाता है और वांडरिंग करता रहता है। इंटेलिजेंस एंड जजमेंट। नेक्स्ट मेंटल फंक्शन है इन सम मेंटल इलनेस इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू टेक डिसीजन डिटेरियोरेट। कई मेंटल इलनेस में पेशेंट की जो बौद्धिक क्षमता है वो डिस्टर्ब है, जिसके कारण से रोगी डिसीजन नहीं ले पाता। पेशेंट लॉसेज रीजनिंग स्किल्स एंड एबिलिटी may not be able to perform simple arithmetic or commits mistake in routine works। जब बौद्धिक क्षमता बुरी तरीके से प्रभावित होती है तो पेशेंट में रीजनिंग, तार्किक क्षमता नहीं रहती है। इसके अलावा उसकी जो कैपेसिटी, एबिलिटी, उनमें कमी आने लगती है, और सिंपल अरिथमेटिक जैसे जोड़ बाकी, गुणा भाग, सिंपल से जो गणित के जो सवाल होते हैं उनको भी वो नहीं कर सकता है, और कभी कभी उसका जो रूटीन जो काम होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। In some mental illnesses due to possible brain damage, there may be changes in the level of consciousness। कभी कभी मेंटल इलनेस में जो ब्रेन होता है उसको डैमेज होने के कारण से पेशेंट की कॉन्शियसनेस या चेतना में कमी आने लगती है। पेशेंट फेल्स टू आइडेंटिफाई हिज रिलेटिव्स। रोगी अपने परिवार वालों को पहचानना बंद कर देता। ही कैन बी डिसओरिएंटेड टू टाइम एंड प्लेस। पेशेंट को समय का नहीं पता कि सुबह की शाम है, किस जगह पे, वो कम्प्लीटली सब कुछ वो लॉस कर देता है। ही में रिमेन कन्फ्यूज और बिकम अनकॉन्शियस। पेशेंट कन्फ्यूजन में रहने लगता है और अनकॉन्शियस स्थिति में जाने लगता है। नेक्स्ट है
चेंजेज इन इंडिविजुअल एंड सोशल एक्टिविटी। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है कि पेशेंट की व्यक्तिगत और सोशल लाइफ किस प्रकार प्रभावित होती है। पेशेंट में नेग्लेक्ट देयर बॉडी नीड्स एंड पर्सनल हाइजीन। पेशेंट की जो बेसिक नीड है उसको समझ नहीं पाता है, इस कारण से उसकी पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन नहीं रखता। पेशेंट अत्यधिक डर्टी या गंदा रहने लगता है, कपड़े चेंज नहीं करता, नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी बड़ी हो जाती है, बाल बड़े हो जाते हैं और फटे पुराने कपड़े वो पहनते, जैसे कि आप जनरली मानसिक रोगी को अपन देखते हैं। द पेशेंट में आल्सो लॉज सोशल सेंस। पेशेंट में जो सोशल फीलिंग होती है वो भी नहीं रहती है, वो सोसाइटी से कट जाता है। दे बिहेव इन एन इनएप्रोप्रिएट मैनर इन सोशल सिचुएशन एंड एम्ब्रेसेस अदर्स। कभी कभी पेशेंट अनुचित प्रकार से व्यवहार दर्शाता है, कभी वो सारे कपड़े वह खोल देता है, कभी वो सोसाइटी वालों को सबको गालियाँ देने लगता है, या कभी विचित्र हरकतें करने लगता है जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से ठीक नहीं होती है। दे बिहेव स्ट्रेंजली विद देयर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड अदर्स। अन्य जानकार परिवार के लोग या दोस्तों के साथ वो विचित्र व्यवहार करता है, उनको पहचानने से मना कर देता है, उनके साथ विचित्र बातें करने लगता है। दे में इंसल्ट अब्यूज असोल्ट देम। वो अपने परिवार वालों को इंसल्ट करने लगता है, उनको बैड वर्ड्स यूज में लेता है, गालियाँ देने लगता है, अब्यूज देने लगता है और असोल्ट, उनको वो चोट भी पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 4 सोमेटिक कंप्लेंट्स। चौथा फीचर है सोमेटिक कंप्लेंट में क्या देखने को मिलता है। पेशेंट में कंप्लेन ऑफ एक्स एंड पेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फटीग, वीकनेस, इनवॉलेंट्री मूवमेंट एक्सेट्रा। जो सोमेटिक कंप्लेंट होती है उसमें बॉडी में दिन भर पेशेंट पेन फील करता है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है उसे, वीकनेस बहुत वो कमज़ोर फीलिंग करने लगता है क्योंकि सो नहीं पाता है, पर्सनल हाइजीन नहीं रख पाता है, खाने का ध्यान नहीं है, इधर उधर घूमता रहता दिन भर, इसके कारण से वीकनेस उसमें आने लगती है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और कभी कभी पेशेंट की बॉडी की जो वॉलेंट्री मसल्स है उनमें भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट करने लगता है। नेक्स्ट है कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। अब बात करेंगे कि जो मेंटल इलनेस है उसमें सामान्य सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 डिस्टर्बेंसेज इन मोटार बिहेवियर। पेशेंट की जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है, मसल की जो मूवमेंट होती है उसमें किस प्रकार डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। नंबर 1 मोटार रिटार्डेशन। पेशेंट की मेंटल कंडीशन के कारण से उसकी जो मसल की जो फंक्शनिंग है वो मूवमेंट वो डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर 2 स्ट्यूपर। स्ट्यूपर क्या है? इनसेंसिबिलिटी। पेशेंट एक प्रकार से सेंसिबल नहीं रहता है, दिन भर स्ट्यूपर या बेहोशी की अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप्स, एमलेस एंड रिपीटेटिव मूवमेंट्स। पेशेंट एक ही प्रकार की एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर रहता है जिसे स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिविज्म, परसिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू द सजेशन ऑफ अदर्स। पेशेंट नेगेटिव हो जाता है, दूसरों की सलाह को मानता बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है एम्बिटेंडेंस, ए टेंडेंसी टू एक्ट इन अपोजिट वेज। एक व्यक्ति एक ही चीज़ के प्रति दो विरोधाभासी विचार रखता है, उसी चीज़ को लाइक करा, उसी को डिसलाइक करा, उसको कारण नहीं पता होता कि मैं क्यों इसे पसंद कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के प्रति दो विरोधाभासी या अपोजिट फीलिंग्स रखना एम्बिटेंडेंस कहलाता है। नेक्स्ट है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इट इज साइकोमोटर सिम्टम ऑफ कैटाटोनिया एसोसिएटेड विद सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के रोगी में प्रमुख रूप से वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देने लगती है। ही ए पेशेंट मेंटेन पोजीशन अंटिल इट इज मूड। पेशेंट एक मोम के पुतले की तरह बॉडी की आकृति बना लेता है, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं, कोई प्राणी नहीं, एक प्रकार से वो जैसे स्टेच्यू अपन बोलते हैं, बच्चे खेलते हैं स्टेच्यू, तो स्टेच्यू वाली फीलिंग में वो रहता है। जब तक उसे अपन उसके हाथ पाँव को मूवमेंट नहीं कराएंगे अपनी बॉडी को उसी कंडीशन में जो कि अनकंफर्टेबल होते हुए उसी में मेंटेन करता है। ये सिजोफ्रेनिया में जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इकोप्रेक्सिया, इमिटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ अदर्स एज ए सिम्टम्स ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। मनोरोगियों में एक प्रमुख चीज़ देखने को मिलती है, उसका नाम है इकोप्रेक्सिया। सामने वाला जो व्यक्ति नकल करता है सेम ऐसी बॉडी मूवमेंट वो करता है। अगर वो हाथ उठाएगा, हम हाथ उठा रहे हैं तो पेशेंट भी हाथ उठाएगा, हम हाथ पीछे करेंगे तो रोगी भी पीछे हाथ करेंगे। जैसे जनरली छोटे बच्चे अपनी नकल उतारते हैं तो मेंटली डिसऑर्डर के कारण से एक व्यक्ति इकोप्रेक्सिया करने लग, दूसरों की बॉडी मूवमेंट को कॉपी करने लगता है। रेस्टलेसनेस, एजिटेशन एंड एक्साइटमेंट। इसके साथ साथ रोगी में एजिटेशन होती है, मेंटल एक्साइटमेंट या मेंटल नर्वसनेस में पाई जाती है। पेशेंट बेचैनी का भाव अनुभव करने लगता है। ये प्रमुख मोटार डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। दूसरा डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। पेशेंट की थॉट, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन एडवर्सली मेंटल इलनेस में देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 बात करते हैं प्रेशर ऑफ स्पीच, अ टेंडेंसी टू स्पीक रैपिडली। प्रेशर ऑफ स्पीच में पेशेंट बहुत स्पीडली और क्रोधपूर्वक तरीके से बात करने लगता है। नेक्स्ट है पुअरिटी ऑफ स्पीच,
लैक ऑफ कन्वर्सेशन या एलोजिया, पेशेंट बहुत कम स्पीच प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है डिसआर्थिया, डिफिकल्ट और अनक्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच ड्यू टू वीकनेस इन मसल्स यूज्ड फॉर स्पीच। मेंटल इलनेस के कारण जो स्पीच की जो मसल्स होती है थ्रोट की और चीक्स की, उनमें वीकनेस के कारण से पेशेंट शब्दों को आसानी से जोड़ नहीं सकता, जिसके कारण स्लटरिंग या स्टटरिंग वो करने लगता है, स्लरिंग जिसमें वो तुतला के बोलने लगता है या बड़ी मुश्किल से शब्दों को वो जोड़ता है, ये क्या कहलाता है? डिसआर्थरिया। फ्लाइट ऑफ आइडिया, रेपिडली शिफ्ट बिटवीन कन्वर्जेशन, पेशेंट के जो आइडियाज़ है वो बहुत रैपिड होते हैं और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक लगातार चेंज करता रहता है, जिससे हमें क्या लगता है कि उसके विचारों में क्या आ रही है? उड़ान देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सर्कमस्टांशियलिटी, इट इज़ इंक्लूजन ऑफ ए लॉट ऑफ अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट डिटेल्स इन कन्वर्सेशन। सर्कमस्टांशियलिटी में पेशेंट अनावश्यक रूप से और उस टॉपिक से अनरिलेटेड हट के बातें करता है, जिसके कारण से कन्वर्सेशन क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। जब तक अपन रोगी को टोकते नहीं तब तक वो पॉइंट पे वापस नहीं आ पाता है। नेक्स्ट है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, इट इज जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया और डीरेलमेंट। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन को डीरेलमेंट भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट की जो कन्वर्सेशन की जो आइडियाज़ है वो एक का दूसरे के साथ मेल नहीं होता है, अर्थात दो सेंटेंस के बीच में कोई आपस में तारतम्य नहीं होता, दोनों सेंटेंस अलग अलग विषय से वो रिलेटेड होते, जो कि सिजोफ्रेनिया में जनरली हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेंजेंशियलिटी। व्हाट इज टेंजेंशियलिटी? A tendency to speak about topics unrelated to main topic of discussion। हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे होते हैं, पेशेंट उस विषय से हटकर दूसरी चीज़ों के बारे में बात करता है, लगातार इरिलेवेंट बातें करता रहेगा और कभी भी पॉइंट पे वापस नहीं आता है। सर्कमस्टांशियलिटी और टेंजेंशियलिटी में एक बेसिक अंतर ये होता है कि सर्कमस्टांशियलिटी में भी इरिलेवेंट बात वो करता है, परंतु जब सामने उसको टोकता है तो पॉइंट पे आ जाता है, लेकिन टेंजेंशियलिटी में लगातार इरिलेवेंट बात करेगा और मेन पॉइंट से वो दूर चला जाता है। ये बेसिक अंतर था। नेक्स्ट है इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस का मीन्स क्या है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो पेशेंट जो स्पीच करता है, जो बोलता है, लैंग्वेज का यूज करता है, वो समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट है परजिवरेशन। इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय नीजर, इट इज इनएबिलिटी टू इनहिबिट प्रीवियस थॉट्स। नीजर के द्वारा सबसे पहली बार प्रिजर्वेशन वर्ड्स का यूज किया गया। इसमें क्या होता है? पेशेंट अपने एक ही थॉट या एक ही एक्टिविटीज़ को, एक ही वर्ड्स को बार बार रिपीट करता रहता है, उसके अलावा उसके बाद कोई वर्ड नहीं होता है, क्योंकि वो अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट नियोलॉगिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्ड्स। पेशेंट के द्वारा ऐसे न्यू वर्ड्स का यूज करना जो किसी डिक्शनरी में नहीं होता, किसी भाषा का पार्ट नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, बट उस मेंटली पेशेंट के लिए सिम्बोलिकली उसका मीनिंग होता है। जैसे कि स्टोमक को क्या कहेगा? फूड वेसल्स। जनरली फूड वेसल्स स्टोमक के लिए अपन यूज़ नहीं करते, लेकिन पेशेंट अपन स्पेसिफिक वे में उसके लिए नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो हमें समझ में नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट है क्लैंग एसोसिएशन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, यूजुअली राइमिंग वर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन सिमिलर साउंड्स विदाउट लॉजिकल रीजन टू बी ग्रुप्ड। जैसे कि हम कविता राइम करते हैं तो उसके लास्ट के जो वर्ड्स उनकी आवाज़ एक जैसी होती है, जैसे सिंक, पिंक, मिंक, टिंक, ट्रिंक, वैसे ही परंतु जो कविता होती है उसमें उन शब्दों का कुछ ना कुछ आपस में तारतम्य होता है, उनका अर्थ होता है, परंतु यहाँ पे इररिलेवेंट वर्ड्स पेशेंट क्लैंग एसोसिएशन करता रहता है, जिनकी आवाज़ें लास्ट की जैसी सुनाई देती है, परंतु उनका कोई मीन कम्युनिकेशन का नहीं निकल पाता। नेक्स्ट है थॉट ब्लॉक। इट इज टेकिंग एंड सडनली स्टॉप्स फॉर नो क्लियर रीजन्स। पेशेंट अचानक से टॉक करता रहता है, बात करता रहता है और अचानक से बंद हो जाता है बिना कारण के। उसके थॉट क्या हो जाते हैं? एकदम से जैसे अपन गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं वैसे ब्रेक लगा देता है विचारों में। नेक्स्ट है थॉट इंसर्शन। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ डेल्यूजन दैट थॉट हैव बीन फोर्स्ड इनटू हिज और हर माइंड। एक पेशेंट का डेल्यूजन, झूठा विश्वास रहता है कि जो मेरे थॉट है ये मेरे खुद के नहीं, कोई मेरे माइंड में डाल रहा होता है। नेक्स्ट है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ए पर्सन्स बिलीव दैट देयर थॉट्स कैन बी हर्ड और नोन बाय पीपल अराउंड हिम। पेशेंट का फॉल्स बिलीफ होता है कि मेरे जो थॉट और विचार है वो दूसरों के द्वारा जाने जा रहे हैं, वो ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा होता है या कोई भी प्रोग्राम पे सीरियल अपन देखते हैं, वो टेलीकास्ट होता है ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, अपन उसको देखते हैं, वो कहाँ पे शूट किया गया, कहाँ वो मैच चल रहा होता है, लेकिन अपन सैटेलाइट के थ्रू अपन टीवी में या मोबाइल पे देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। तो वैसे ही पेशेंट को फास्ट बिलीव होता है कि मेरे थॉट, मेरे विचार क्या किए जा रहे हैं? ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, दूसरे लोग उनको देख रहे हैं या जान रहे हैं। नेक्स्ट है इकोलेलिया।
सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो जिस प्रकार जो शब्द बोलता है सेम उसी शब्दों की नकल पेशेंट करता रहता है। इको ले लिया। हम पूछेंगे आपका नाम क्या, उसका जवाब क्या होगा, आपका नाम क्या। आप क्या करते हो, वो भी क्या बोलेगा, आप क्या करते हो। नेक्स्ट, डेल्यूजन। डेल्यूजन क्या होते हैं, फॉल्स बिलीव्स दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय रीजनिंग। ऐसे झूठे विचार, थॉट का डिसऑर्डर है ये, जिसको अपन रीजनिंग के द्वारा नहीं दे। अलग अलग प्रकार के डेल्यूजन होते हैं जो पेशेंट के फॉल्स बिलीव होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्सेशन। आइडिया और थॉट इंट्रूड ऑन ए पर्सनस माइंड। ऑब्सेशन क्या, ऐसे थॉट्स, ऐसे आइडिया होते हैं जो बलपूर्वक अनिच्छिक रूप से पेशेंट के माइंड में बार बार आते रहते हैं और उनसे निजात पाने के लिए वो बार बार कोई ना कोई एक्टिविटीज करता है। जैसे बार बार इन्फेक्शन का दिमाग में आएगा, हम हैंड वॉशिंग बार बार रिपीटेडली करेंगे। तो विचार करना ऑब्सेशन, और उसको उससे पीछा छुड़ाने के लिए जो अपन हाथ धो रहे हैं बार बार, वो क्या करेगा, कंपल्सन। नेक्स्ट है फोबिया। इररिलेवेंट फियर ऑफ एनी स्टिमुलस और ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज का या किसी विचार का अकारण डर लगना फोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। नंबर 1, इल्यूजन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किसी बाहर की दुनिया में कोई चीज़ है, वो है, उससे हटके हमें समझ में आ रही, परसीव हो रहे, हम अबोध कर पा रहे हैं, वो इल्यूजन कहलाता है। जैसे कि एक रस्सी है, हमें वो सांप दिख रहा है, ये इल्यूजन है। लेकिन रस्सी भी नहीं, फिर भी हमें सांप दिख रहा है, क्या कहलाएगा, हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन में कोई रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता, परंतु इल्यूजन में कोई ना कोई चीज़ जो प्रेजेंट होती है वो उसकी वास्तविक चीज़ से हटके हमें समझ में आती है। बेसिक अंतर है इल्यूजन और हेलुसिनेशन में। नेक्स्ट है डीपर्सनलाइजेशन, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विथ ऑन पर्सनल रियलिटी। डीपर्सनलाइजेशन में पेशेंट खुद की पर्सनल रियलिटी को भी क्या करता था, भूल जाता है, वो कौन है स्वयं के बारे में उसको पता नहीं रहता है। नेक्स्ट है डी रियलाइजेशन, अल्टरेशन इन परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड सो दैट इट सीम्स अनरियल। पेशेंट जो एक्सटर्नल दुनिया में जो कुछ हो रहा है, रियल चीज़ें उनको परसीव नहीं कर पाता, इसलिए उसको बाहरी दुनिया क्या लगती है, बिल्कुल झूठी या काल्पनिक लगने लगती है, उसको दुनिया की सच्चाई के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रह पाती है। नेक्स्ट देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। ये हो गए परसेप्शन के, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। ये सब परसेप्शन के डिसऑर्डर जो सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। इसमें नंबर 1 आता है ब्लंट अफेक्ट। तो ब्लंट अफेक्ट में क्या होगा, प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, डिफिकल्टी इन एक्सपीरियंसिंग द इमोशन। ब्लंट इफेक्ट में पेशेंट इमोशनल रिएक्शन शो नहीं करता है, भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं शो करता। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में आनंद भाई जो कैरेक्टर था, वो किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करता था। उसी प्रकार मेंटली इल पेशेंट क्या होता है, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं देता। जनरली हम क्या करते हैं, अगर खुशखबरी है तो खुश होंगे, दुख समाचार है, सैड न्यूज़ है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन ऐसे मेंटली इल पेशेंट में ये रिएक्शन बहुत पुअर होता है, जिसे अपन ब्लंट अफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है लेबाइल अफेक्ट, सडनली शिफ्टिंग इमोशनल एक्सप्रेशंस। पेशेंट की इमोशनल प्रतिक्रियाएं, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बहुत सडनली चेंज करता है। जैसे एग्जांपल के रूप में लाफ्टर, क्राइंग और स्माइलिंग। थोड़ी देर में हंसता है, उसकी थोड़ी देर बाद में रोने लगता है, चीखने लगता है और थोड़ी देर में मुस्कुराने लगता है। ये लेबाइल अफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है इलेटेड मूड, द पर्सन्स फीलिंग एक्सट्रीमली हाई और फुल ऑफ एनर्जी। मेनिया के पेशेंट में जनरली रहता है, उसका जो मूड होता है वो एक्सट्रीमली बहुत हैप्पीनेस लेवल में रहता है। नेक्स्ट है यूफोरिया, फीलिंग ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। पेशेंट अत्यधिक उत्तेजित और प्रसन्नता का अनुभव यूफोरिया में करता है, ये भी मेनिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एक्सटेसी, ए स्टेट ऑफ वेरी ग्रेट हैप्पीनेस। मेनिया के पेशेंट में सबसे हाई लेवल का जो मूड होता है वो एक्सटेसी होता है, जिसमें पेशेंट अत्यधिक प्रसन्न और खुश रहने लगता है। नेक्स्ट है डिस्फोरिक मूड, ए कंडीशन इन विच पर्सन्स एक्सपीरियंसेस इंटेंस फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। पेशेंट अत्यधिक डिप्रेशन का भाव अनुभव करने लगता है, कब, डिस्फोरिक मूड में। डिप्रेशन, पेशेंट इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। नेक्स्ट है एनहिडोनिया, इनेबिलिटी टू फील प्लेजर। एनहिडोनिया की कंडीशन में व्यक्ति आनंद या प्रसन्नता का भाव अनुभव नहीं कर सकता है। अगला देखते हैं डिस्टर्बेंसेज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। नंबर 1, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, इट मीन्स लेस अवेयर देन नॉर्मल, डिफिकल्टी टू पे अटेंशन। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को ब्रेन फॉग या मेंटल फॉग भी कहते हैं। जनरली अपन बारिश के मौसम जब बादल होते हैं तो जो उजाला प्रकाश का रहता है, अंधेरा सा छाया रहता है, ठीक वैसे ही मानसिक रूप से पेशेंट में अंधेरा आ जाता है। इट मीन्स पेशेंट बाह्य दुनिया
में जो अवेयरनेस हमें जो रहती है, जो चेंजेस उसके प्रति वो लेस अवेयर रहता है, उसमें जागरूकता का अभाव आ जाता है और एक्सटर्नल चीज़ों पे वो अटेंशन पे नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है डेलीरियम। सीरियस डिस्टर्बेंस इन मेंटल एबिलिटी रिजल्ट्स इन कंफ्यूज थिंकिंग एंड रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। डेलीरियम एक प्रकार का सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स जिसके कारण से पेशेंट की जो थिंकिंग है वो कंफ्यूज रहती है और पेशेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति रिएक्ट या अवेयरनेस उसमें नहीं होती। नेक्स्ट कोमा, ए स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस। पेशेंट का लंबे समय तक अनकॉन्शियस रहना कोमा कहलाता है। डिस्टर्बेंसेज इन अटेंशन, पेशेंट की जो अटेंटिव कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इजीली डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्जन फ्रॉम वन टास्क टू और थॉट। पेशेंट की डिस्ट्रैक्शन के कारण से, उसकी अटेंशन कम होने के कारण से पेशेंट एक थॉट या एक किसी टास्क के ऊपर लंबे समय तक फोकस नहीं करता, जल्दी उसका ध्यान भंग हो जाता है। नेक्स्ट सेलेक्टिव इन अटेंशन, a prolonged lack of perceiving a particular stimuli which are unpleasant, anxiety producing and produces distressing। ऐसी चीज़ें जिनके कारण से पेशेंट को अनप्लीजेंट लगता है, ऐसे फैक्टर जिनसे उसके मन में एंजाइटी होती है, ऐसी चीज़ें जिसके कारण से उसको कष्ट या पीड़ा का अनुभव होता है, उन चीज़ों को वो क्या करता है, परसीव करना अवॉइड करने लगता है। ये कहलाता है सेलेक्टिव इन अटेंशन। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इन ओरिएंटेशन। नंबर 1, तो 3 प्रकार का ओरिएंटेशन अपन डिस्टर्ब हो सकता है। नंबर 1 डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम, पेशेंट को टाइम का आभास नहीं रहता है, पेशेंट को टाइम के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रहती है। नंबर 2 प्लेस, किस जगह पे वो, किस आज बस स्टैंड पे खड़ा है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, कौन सा शहर है, कौन सा जिला है, कौन सा गांव है, क्या लोकेशन उसको पता बिल्कुल नहीं रहता। पर्सन, बाहर की जो दुनिया की जो भी चारों तरफ उसके जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी वो ओरिएंट नहीं कर पाता, पहचान नहीं सकता। तो प्लेस, टाइम और पर्सन तीनों प्रकार की डिसओरिएंटेशन पेशेंट में हो जाती है। डिस्टर्बेंसेस ऑफ मेमोरी लाइक अमनीशिया, इसी प्रकार पेशेंट की मेमोरी भी मेंटल इलनेस में डिस्टर्ब होने लगती है। अमनीशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। तो अमनीशिया में क्या होगा, पेशेंट की जो याद है वो मेमोरी वो लॉस्ट हो जाती है, पेशेंट सब कुछ भूल जाता है। नंबर 2 कॉन्फिब्युलेशन, अ मेमोरी डिसऑर्डर इन विच मेड अप स्टोरीज फिल इन गैप्स इन दी मेमोरी। जब पेशेंट अपनी याददाश्त भूल जाता है तो बीच में जो कुछ चीज़ें वो याद रखता है, कुछ चीज़ें उसको याद नहीं रहती, तो बीच बीच में क्या करता है, अपने मन से वो काल्पनिक चीज़ें स्टोरीज में ऐड कर देता है। जिस प्रकार छोटी क्लासेज में अपन को स्टोरी राइटिंग में क्या होता था, एक आउटलाइन मिलती थी, जिसे बीच में स्पेस दिया, ब्लैंक दे रखा होता था, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते थे, उनको अपन ग्रामेटिकली सेट करके अरेंज करके एक स्टोरी को पूरा करते थे। वैसे ही यहाँ पर भी जो उसकी जो मेमोरी, उसकी आउटलाइन बीच बीच में गायब हो जाती है, बीच में कुछ चीज़ें भूल जाता है, जिनको काल्पनिक स्टोरी के द्वारा फुल कर देते, जैसे अपन गप्पेबाजी भी कह सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कई कंपटीशन में पूछी हुई है। कॉन्फिब्युलेशन मीन्स खाली जो मेमोरी, ब्लैंक मेमोरी को काल्पनिक चीज़ों से भरना कॉन्फिब्युलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड जजमेंट, पेशेंट की निर्णय लेने की क्षमता जजमेंट एडवर्सली या बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है, पेशेंट निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। लास्ट है डिस्टर्बेंसेज इन बायोलॉजिकल फंक्शन, persistent deviations in temperature, pulse and respiration, nausea, vomiting, headache, loss of appetite, increased appetite, loss of weight, pain, fatigue, weight gain, insomnia, hypersomnia and sexual dysfunction। इस प्रकार बॉडी के बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शन क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर अबनॉर्मल होने लगता है, पल्स अबनॉर्मल हो जाती है, रेस्पिरेशन नॉर्मल नहीं रहती है, नोशिया वोमिटिंग होने लगता है, हेडेक होने लगता है, पेशेंट को एपेटाइट नहीं लगती, भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया हो जाने लगता है, इंक्रीज एपेटाइट या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लॉस ऑफ वेट, किसी पेशेंट में जैसे डिप्रेशन में वेट लॉस हो जाता है, अनावश्यक रूप से बॉडी में पेन होने लगता है, फटीग थकान होने लगती है, वेट गेन, रोगी का भार बढ़ने लगता है, इंसोम्निया, पेशेंट को नींद नहीं आती है, हाइपरसोम्निया, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है और उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाती है। इस प्रकार मेंटल इलनेस में बॉडी के सभी प्रकार के जो एस्पेक्ट है मेंटल और फिजिकल वो सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ, आपके लिए नॉलेजेबल लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी अन्य फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो उन लोगों तक भी इस वीडियो का लिंक शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।